एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माहिन बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, चूंकि ये इन्फॉर्मेटिव है और मैं पर्सनली इसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सके। तो उम्मीद करूंगी कि इस वीडियो में हमें हमारे तमाम सवालों को जवाब मिल सके और आप लोगों का इस पर टाइम स्पेंड करना वर्थ इट हो, चूंकि मेरा तो इस पर टाइम स्पेंड करना वर्थ इट होगा, चूंकि मैं इसको पर्सनली तौर पर देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोग भी जाने। और आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग इसके बारे में पहले जानते थे कि नहीं जानते, क्योंकि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती और मैंने इसको पहले ओपन नहीं किया वीडियो को, तो मुझे इसके बारे में जीरो नॉलेज है। लेकिन ये कि इस वीडियो के थ्रू हमें तमाम हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं अगर सर ने इसको फुल तौर पर इसको डिस्क्राइब किया हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टॉपिक है जी, हाउ आर ट्रांसजेंडर लाइक बायोलॉजिकली, और गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स की वीडियो है, गौरव सर की वीडियो है, तो डेफिनेटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही देखें। सो जी लेट्स टेक द वीडियो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और सेंसस 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में कुल मिलाकर 4.8 लाख से भी ज्यादा किन्नर मौजूद हैं, जिन्हें इंडिया में थर्ड जेंडर ये जेंडर आइडेंटिटी दी गई। लेकिन ये थर्ड जेंडर जेनेटिकली और बायोलॉजिकली मेल्स और फीमेल से अलग आखिर कैसे होते हैं? हाँ बिल्कुल, कैसे होते हैं? क्या उनके पास मेल प्राइवेट पार्ट या फिर फीमेल प्राइवेट पार्ट होता है या फिर दोनों? इसके अलावा इंडिया में हमने कई सारी फीमेल किन्नरें देखी है, तो क्या वो भी नॉर्मल महिलाओं की तरह प्रेग्नेंट हो सकती है? Well, we'll have to find that out। मगर उससे पहले क्या आपने ये चीज नोटिस की है कि किन्नरों को सोसाइटी में काफी आउटकास्ट किया जाता है? लेकिन आज के जनरेशन को जो शायद नहीं पता वो ये है कि पुराने समय में भारत में किन्नरों को ब्लेसिंग्स, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत माना जाता, जिसकी वजह से उनका सोशल स्टेटस बहुत बड़ा था। तो फिर मॉडर्न इंडिया में आखिर ऐसा क्या हो गया कि किन्नरों को एज अ सोशल आउटकास्ट देखा जाता है? वेल, किन्नरों से जुड़े ये सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगा आज के इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है किन्नर बायोलॉजिकली कैसे होते हैं। अब फ्रेंड्स, वेस्टर्न सोसाइटी में मेल और फीमेल इन दो जेंडर्स को छोड़ बाकी के जेंडर्स को हाल ही में रिकॉग्निशन, लेकिन you'll actually be shocked to know कि हमारे हिंदू समाज में नॉन बाइनरी जेंडर्स यानी कि मेल और फीमेल ये दोनों के अलावा के कोई जेंडर के चर्चे पिछले 2000 सालों से चल रहे हैं। भारत में तो थर्ड जेंडर कहलाने वाले किन्नर हिंदू सोसाइटी के एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि रामायण और महाभारत में भी मेंशन। उन एंशिएंट टेक्स्ट के साथ भगवान शिव ने तो अपनी पत्नी पार्वती के साथ मर्ज होकर अर्धा नारी का रूप धारण किया था, जिसकी पूजा किन्नर करते हैं। एंशिएंट समाज से लेकर अब तक उन्हें ब्लेसिंग्स के लिए माना जाता है और इसीलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी उन्हें एज अ थर्ड जेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। बट अब सवाल ये आता है कि आखिर ये थर्ड जेंडर का स्टेटस किस बेसिस पर उन्हें मिला? बायोलॉजिकली किन्नर कम्युनिटी हमसे डिफरेंट कैसे है? वेल, ये सब जानने से पहले आइए जानते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पहले कैसा है। एक नॉर्मल इंसान में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को एक फॉर्मूला के तौर पर कोड करते हैं। हमारे सारे फिजिकल फीचर्स भी इसी पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल करें, हमारे आंखों का रंग, हमारे बालों का कलर, हमारे बालों का स्ट्रेंथ और मजबूती। एंड इफ यहां पर कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपकी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। आज के तारीख में सिर्फ बालों की अगर हम बात करें तो जवान जवान लॉन्डो के बाल निकल रहे हैं और कम उम्र में ही कई सारे लोगों का चमचमाता हुआ टकला दिखाई दे रहा है। पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर होता कैसे अगर आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए तो। ये होता है आपके बॉडी के एक हार्मोन DHT, जो मेल हार्मोन है, उसके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से, जिसे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। और इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सिंपल है, मैन मैटर्स DHT ब्लॉकिंग शैम्पू। ये ऐसा 2-in-1 शैम्पू है जो हेयरफॉल को होने से रोकता है और आपके एग्जिस्टिंग बालों को बहुत ही मजबूत बनाता है। इसमें साइंटिफिकली प्रूवन DHT ब्लॉकर्स जिसके कैफीन और सॉ पैल्मेटो है, जो DHT के प्रभाव को 10 गुना कम कर देते हैं और रेगुलर यूज करने से नतीजन आपके बाल घने और मजबूत होते हैं। और साथ ही में ये सल्फेट्स, पैराबेन्स और कंटामिनेंट फ्री है और इसीलिए इसके जीरो साइड इफेक्ट्स हैं। अब मैन मैटर्स कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाती है, बल्कि ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं कॉमन मेन प्रॉब्लम जैसे कि एक्ने, हेयर लॉस, मेंटल हेल्थ, वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड इवन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको भी एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो, क्लिक ऑन इट एंड रजिस्टर फॉर फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेंसी। अगर आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो भी आप उस लिंक पर क्लिक करो, यू कैन बाय देयर इफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब इन 23 पेयर्स में से जो लास्ट वाला पेयर होता है ना, वो होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, जो बेसिकली हमारा जेंडर डिसाइड करते हैं। अब इस पेयर में से अगर एक इंसान के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसका जेंडर हो जाएगा फीमेल, और अगर उसमें कॉम्बिनेशन XY का हुआ तो उसका जेंडर हो जाएगा मेल। तो चलो, नाउ यू नो द बेसिक्स। अब बात करते हैं किन्नर्स।
अब इनमें अगर हम सबसे स्ट्राइकिंग फिजिकल डिफरेंस की बात करें तो इनमें मेल फिजिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, बट विद ऑल दिस उनके पास ब्रेस्ट और पीनस दोनों एक साथ होता है। सो आखिर कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो किन्नर्स के पास जेनेटिकली 23 के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है, और उनके केस में जैसे कि आप जानते हो 23rd पेयर इनका जेंडर डिसाइड करेगा, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो 24th पेयर होता है ना, वो भी अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनका जेंडर इफेक्ट करता है। और इसीलिए अगर दोनों 23rd और 24th पेयर का कॉम्बिनेशन अलग अलग जेंडर्स का हुआ तो इनमें दोनों जेंडर के एक्सटर्नल पार्ट्स प्लस इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद हैं, और इसीलिए इनके फिजिकल फीचर्स को मेडिकली कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट, और सेक्सुअली इसे टर्म किया जाता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, DSDs। अब वैसे तो हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल के फिजिकल अपीयरेंस के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन बर्थ के समय बेबी में दिखने वाले कुछ एबनॉर्मलिटीज से ट्रू हर्माफ्रोडिटिज्म का पता चल सकता है, एंड इसी बेसिस पर किन्नरों के कुछ केसेस को ऑब्जर्व किया गया है। सबसे पहला, क्लिटोरिस के नॉर्मल साइज से बड़ा होना या फिर पीनस का एवरेज साइज से छोटा होना। दूसरा, वेजाइनल या फिर पीनस में यूरिथ्रल ओपनिंग नहीं होना। और तीसरा, वेजाइना का लेबियल पार्ट जो कि या तो बंद है या फिर स्क्रोटम की तरह दिखाई देता है, और स्क्रोटम जो कि एम्प्टी है या फिर लेबिया की तरह दिखाई देता है। अब इन सभी केसेस का इंडिविजुअल जेनेटिक कॉम्बिनेशन और बायोलॉजिकल रीजंस क्या है, इस सब पर काफी लिमिटेड रिसर्च अवेलेबल है, और इसीलिए हम आज के लिए पूरे किन्नर कम्युनिटी की जेनेटिक कॉम्बिनेशन को एज अ होल पकड़े। तो याद रहे, इंडिविजुअल केसेस के हिसाब से इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ मेजॉरिटी केसेस का जेनेटिक कॉम्बिनेशन समझेंगे। सो मेजरली जिस भी इंडिविजुअल में एक्स्ट्रा 24th पेयर ऑफ क्रोमोसोम कोडिंग ऑफ एन ऑपोजिट जेंडर आ गया, वो किन्नर कैटेगरी में आएगा ही। लेकिन अब इसमें भी वो मेंटली और फिजिकली किस जेंडर की ओर ज्यादा इंक्लाइंड है, ज्यादा टिल्टेड है, वो भी डिपेंड करता है कुछ जेनेटिक पैरामीटर्स और कॉम्बिनेशंस पर, जिसमें हम अभी फिलहाल दो कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशन नंबर 1, 46XX कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट जिस पर्सन में मौजूद होता है, उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय उसके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एक मेल की तरह डेवलप होते हैं, जिससे बर्थ के समय में उसे एक मेल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैसा ही ये मेल प्यूबर्टी को हिट करता है, वैसे वैसे उसके शरीर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। उसके ब्रेस्ट का साइज बड़ा होने लगता है, और तो और उसके मेंस्ट्रुएशन की भी शुरुआत होने लगती है। इतना ही नहीं, कुछ रेयर केसेस में तो वो स्पर्म के प्रोडक्शन को भी शुरू कर देता है। यानी कि 46XX इंटरसेक्स के एक्सटर्नल जेनिटल्स तो मेल के होते हैं, बट उसी के साथ उनका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल के होते हैं, और इसीलिए इस कंडीशन को फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड कॉम्बिनेशन की, इसका नाम है 46XY कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट जिस भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, उस फिनोमेनन को मेल सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म कहा जाता है, क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से डेवलपमेंट के समय उनमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रोड्यूस होता है, मगर उनका क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल की तरह होते हैं। अब इनमें फीमेल एक्सटर्नल बॉडी होने के बावजूद मेल टेस्टिस प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो मिसशेप्ड होते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस, इनके दो केसेस तो आपने जान लिए, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या फीमेल किडनर्स प्रेग्नेंट हो सकती है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के रिसर्च के अनुसार किन्नर प्रेगनेंसी एक बहुत ही रेयर केस होता है, क्योंकि किन्नर में प्रेगनेंसी के आज तक सिर्फ और सिर्फ 10 केस ही रजिस्टर हुए, और वो भी ओवोटेस्टिस के स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन की वजह से। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। इसका मतलब ये होता है कि किन्नर में मौजूद टेस्टिस के स्पर्म रिलीज की वजह से उसी के ही ओव्यूल में ओव्यूलेशन हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। शॉकिंग, राइट? बट उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि सारे प्रेगनेंसी के केसेस में जो बच्चा निकला, जो फीटस, वो मेल निकला। और ऐसे टाइप के प्रेगनेंसी केसेस में सिर्फ मेल ही क्यों निकलते हैं, ये काफी विचित्र बात है, और इस पर डॉक्टर्स अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। बट एक बात जो बिल्कुल कंफर्म्ड है, वो ये है कि किन्नर लोगों की यूनिक सेक्सुअल फीचर्स की वजह से किन्नर लोग अपनी एक अलग ही कम्युनिटी बनाकर रहते हैं, और फिर मे बी सोशल अप्रूवल की वजह से वो सर्जरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। अब इंडिया में किन्नरों की कम्युनिटी में आते ही उनको निर्वाण नाम के कैस्ट्रेशन सेरेमनी से गुजरना पड़ता है, which is nothing but removal of male genital organ। ये सेरेमनी हिंदू देवी बहुचारा माता के लिए होती है, जिसमें अपने जेनिटल्स देवी को भेंट में देते हुए खुद को किन्नर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर फ्रेंड्स, ये तो बात हुई ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की, मगर आज के मॉडर्न जमाने में किसी को किन्नर ना बनते हुए या तो मेल या तो फीमेल किसी एक जेंडर में तब्दील होना है, तो क्या इनके पास कोई तरीका है?
So yes, they have an option, genetic reassignment surgery. But इसमें भी एक कैच है। इंटरसेक्स की ट्रीटमेंट उस एज पर डिपेंड करती है जिस एज में वो डायग्नोज होता है। हिस्टोरिकली अगर बर्थ के समय ही इंटरसेक्स का पता चल गया तो पर्सन के डोमिनेंट एक्सटर्नल जेनिटल्स को मद्देनजर रखते हुए उस पर इंटरसेक्स सर्जरी कर दी जाए, ताकि बर्थ के समय से ही ऑपोजिट सेक्स के ऑर्गन्स को निकाल दिया जाए और इन ऑपोजिट सेक्स के जेनिटल्स को रिमूव करने के बाद बचे हुए जेनिटल से मेल या फिर फीमेल जेनिटल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कहा जाता है। अब होता यह है कि मेल जेनिटल्स के रिकंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में फीमेल जेनिटल रिकंस्ट्रक्शन ज्यादा आसान है और इसीलिए ज्यादातर इंडिविजुअल्स को अक्सर फीमेल बना दिया जाता है। लेकिन इंटरसेक्स सर्जरी से पेशेंट पर कुछ लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे जाके एक बहुत ही साइकोलॉजिकली गंभीर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि जिस पर्सन का जेंडर चेंज किया वो आगे जाके उस जेंडर से खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने बॉडी को इंटरनली वैसा नहीं देखना चाहता है। और इसीलिए आज की दुनिया में इंटरसेक्स पेशेंट की सहमति सर्जरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑफ कोर्स सर्जरी बर्थ के समय में हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए जब तक इंडिविजुअल एडल्टहुड में जाकर इसे अच्छे से समझ नहीं लेता कि उसे कौन से जेंडर को अपनाना है, तब तक ये सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया जाता है। अब आज की तारीख में जैसे मैंने बताया 4.8 लाख से भी ज्यादा किन्नर मौजूद हैं, जिन्हें ज्यादातर उनके ब्लेसिंग्स के लिए माना जाता है, क्योंकि एंशिएंट मान्यताओं के अनुसार उनकी ब्लेसिंग्स फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और लॉन्ग लाइफ जैसी चीजें प्रदान करती है इंडिविजुअल। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि अगर इतने एंशिएंट टाइम से किन्नरों को इतनी मान्यता दी जाती है तो आज मॉडर्न इंडिया में क्यों उन्हें ऑस्ट्रेसाइज और परसिक्यूट किया जा रहा है? और वेल, इसका जवाब है द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिशर्स जब 18th सेंचुरी में इंडिया पर राज करने आए थे, तब थर्ड जेंडर को देखकर वो लोग शॉक हो गए और इसीलिए अपना सत्ता जमाते 1871 में उन्होंने किन्नर होने को ही क्रिमिनलाइज कर दिया और जो भी किन्नर थे उन्हें जेल में डालने का आदेश दिया। सेक्शन 377 को किन्नर्स, क्यूअर्स और LGBTQ कम्युनिटी पर लगा दिया गया, जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि कोई भी इंसान नेचर के आदेश के खिलाफ मेट नहीं कर सकता, इंटरकोर्स नहीं कर सकता। यानी कि सिंपल था, मेल टू फीमेल इंटरकोर्स को छोड़कर दूसरे सेक्सुअलिटी के लोगों को पनिश किया जाए। रिडिकुलस, राइट? और फिर जाके साल 1858 में लगाए गए इस सेक्शन को 2018 में हटाया गया। लेकिन किन्नर, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, इन सारे लोगों को आज भी आउटकास्ट करने के पीछे वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडियंस पर, जिससे किन्नर कम्युनिटी हिंदू रिलीजन के पिलर्स और गवर्नर्स इन जैसे वेल रिस्पेक्टेड रोल से हटकर एक्साइल हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मनोबी बंदोपाध्याय, जो वेस्ट बंगाल के बंदोपाध्याय फैमिली में लड़के के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें यह पता चल गया कि वो बाकी लोगों से अलग है और साल 2006 में अपनी PhD की पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने एक टीचर की जॉब की और प्रिंसिपल बनने के अपने सपने की ओर बढ़ने लगे। पर सोसाइटी के पेट्रियार्ची के थर्ड जेंडर को लेकर ट्विस्टेड बिहेवियर की वजह से उन्हें 10 सालों तक लगातार क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा। एंड एट लास्ट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी से बात करने के बाद साल 2015 में वो कृष्णनगर वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई, जिससे वो इंडिया की सबसे पहली किन्नर कॉलेज प्रिंसिपल बनी। लेकिन क्या मनोबी ही एक ऐसी किन्नर है जिसने इस लेवल का क्रिटिसिज्म फेस किया सोसाइटी में? वेल, बिल्कुल भी नहीं। ह्यूमन राइट्स ने किन्नरों पर एक स्टडी किया एंड द रिजल्ट्स आर जस्ट शॉकिंग। 96% किन्नरों को किसी भी जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें से 86% किन्नरों को तो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी जॉब के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, और अगर किसी को जॉब मिल भी जाती है तो मोस्टली वो प्राइवेट NGOs में होती है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी सिर्फ 6% लोगों तक ही पहुंच पाती है। और सोसाइटी के इसी पार्शियल बिहेवियर की वजह से किन्नर लोग को सिक्योरिटी अपनी ही कम्युनिटी में दिखाई देती है और इसीलिए वो बस अकेले अपने ही कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। बट किन्नर कम्युनिटी में लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से 50 से 60% किन्नर कभी स्कूल ही अटेंड नहीं करते, और जो स्कूल अटेंड करने की कोशिश भी करते हैं उन्हें ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। और इंडिया में 52% ऐसे किन्नर हैं जिन्हें क्लासमेट्स रेगुलरली हैरेस करते हैं, और वहीं पर 15% तो ऐसे हैं जिन्हें टीचर्स ने तक हैरेस किया है। और इन्हीं रीजंस की वजह से किन्नरों को खुद को सोशली इंडिपेंडेंट बनने का मौका नहीं मिलता है, और फिर इनकम के लिए उनकी मजबूरी में बधाई और विशेष देना, भीख मांगना या फिर इवन सेक्स वर्कर का रोल करना, उन्हें ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स के सर्वे के अनुसार 23% किन्नर लोगों को सेक्स वर्कर का काम करना पड़ता है, जो कि वो ना चाहते हुए भी करते हैं, और वो उनके हेल्थ के लिए भी काफी डेंजरस होता है, क्योंकि किन्नर लोगों को नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में HIV होने के चांसेस 49 टाइम्स ज्यादा होते हैं।
और इसी रिस्क के साथ कई सारे किन्नर जेंडर डिस्मॉर्फिया इस डिसऑर्डर को भी फेस करते हैं। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पर्सन अपने जेंडर से बर्थ से ही खुश नहीं हो और उसके चलते डिप्रेशन में चले जाए। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिपोर्ट के अनुसार जेंडर बेस्ड विक्टिमाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग, वायलेंस एंड बीइंग रिजेक्टेड बाय फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, हैरेसमेंट बाय इंटीमेट पार्टनर, फैमिली मेंबर्स, पुलिस एंड पब्लिक, डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट एट हेल्थ केयर सिस्टम, इन सारे फैक्टर्स की वजह से किन्नर में सुसाइड रेट्स 32 से 50% जितना ज्यादा होता है। अब वैसे तो भारत में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019 एक ऐसा बिल पास हो चुका है जो थर्ड जेंडर के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, इन सारे फैसिलिटीज से इनके डिनायल को एक डायरेक्ट क्राइम माना जाता है। लेकिन जब तक इस एक्ट को स्टर्नली कंसिडर नहीं किया जाएगा तब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी और किन्नरों के सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है इस विषय में? क्या आपने पर्सनली कभी विटनेस किया है कि किसी ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट भेदभाव हो रहा हो या उन्हें ऑस्ट्रेसाइज या उन्हें परसिक्यूट किया जा रहा हो? अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में इस इंसिडेंट के बारे में शेयर करना। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ ताकि अवेयरनेस इस विषय पर फैले एंड सो दैट जस्ट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू बी काइंड, सपोर्टिव एंड केयरिंग अबाउट आवर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना और गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो और अपने ज्ञान को सदा बढ़ाते रहो। जाने से पहले मैन मैटर्स में फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी बुक करना मत। खैर, वीडियो का जो चैनल था वो गेट सेट फ्लाई साइंस के नाम से था। मुझे लगा कि इनका गौरव सा का एक और चैनल भी इनसे पहले रिएक्ट किया था, गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स था, तो मैंने वही बोल दिया, लेकिन ये गेट सेट फ्लाई साइंस के नाम से चैनल है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वीडियो के स्टार्टिंग में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मतलब मेरे सवालों का जवाब मिलेगा कि कैसे होते हैं ये, और ये मतलब एक्चुअल में इनके साथ क्या होता है, ये क्यों हमसे डिफरेंट होते हैं और ये वो। मतलब मुझे दिलचस्पी थी, हालांकि चूँकि मैं ऐसे सवाल किसी और से नहीं पूछ सकती थी, तो मैंने कहा कि हाँ ये वीडियो है और इससे हमें जानने को मिलेगा, और मैंने इस पर रिएक्ट भी इसीलिए करा था कि आप लोगों को भी इससे जानने को मिले। लेकिन सैडली के वीडियो के एंड पे आके ना मुझे दुख होना शुरू हो गया था। मतलब एक टाइम ऐसा आ रहा था जैसे कि मुझे लगेगा कि अब मुझे दुख हो रहा है, मैं रोने वाला लाइक फील आना शुरू हो गई कि थैंक्स के मतलब हम हैं, मतलब लाइक मैं लड़की हूँ और वो जो लड़के हैं वो मतलब हमें हमारे ऊपर बहुत इनके कर्म है कि हम ऐसे हैं, लेकिन वो बेचारे जो हम जैसे नहीं हैं और हम जैसे कुछ बुरे लोगों की वजह से जो उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको मतलब मैंने अक्सर माशरे में एक चीज़ बहुत देखी है और मैं ना हमेशा इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मतलब मैं ये चीज़ हालांकि मेरा कभी वास्ता किसी ट्रांसजेंडर से नहीं पड़ा और मतलब नहीं पड़ा, मुझे नहीं इस बारे में कोई आइडिया ना, लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है कि लोगों को बहुत आदत होती है दूसरों को क्रिटिसाइज करने की। मतलब अगर कोई छोटा है तो तू छोटा क्यों है, तुम्हारा कद छोटा रह गया। अगर कोई मोटा है तो तुम मोटे क्यों हो, मतलब तुम बहुत मोटे हो, तुम्हें पतला होना चाहिए। अगर कोई लंबा है तो तुम बहुत लंबे क्यों हो। अगर कोई कमजोर है तो तुम कमजोर क्यों हो। मतलब हम लोग इतने ज्यादा लाइक पुलिंग क्यों करते हैं, मतलब हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मतलब मुझे समझ नहीं आती। मतलब मैंने बहुत दफा ऐसा देखा है लोगों को कि वो लोगों को मतलब उनकी मतलब माशरे में लोगों की आदत इस तरह है कि जैसे कि बदतरीन है वो लोग जिनकी मिसाल मक्खी की तरह है कि वो सारा खूबसूरत इंसान को छोड़ के उस जख्म पे जाके बैठ जाती है इंसान के ऊपर और उसको इनकी तकलीफ देती है। मतलब हम लोगों की अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखते, मतलब हर इंसान हम जैसे हैं। मतलब अगर कोई ट्रांसजेंडर है या कोई आदमी है या कोई औरत है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैटर ये करता है कि वो उसकी आदत कैसी हैं, वो माशरे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, वो माशरे के अंदर क्राइम रेट को हवा तो नहीं दे रहा, वो किसी का हक तो नहीं मार रहा, वो जुल्म तो नहीं कर रहा। अगर वो एक अच्छा इंसान है, काइंड इंसान है जिससे माशरे को कोई नुकसान नहीं है, तो वो जैसा है उसको रहने देना चाहिए। और इस वीडियो के मीडियम से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मुझे सच में बहुत दुख हुआ और मतलब मुझे दुख हो रहा था कि मुझे मतलब मैं एक तरह से कह रही थी कि मतलब शुक्र है कि हम उन जैसे नहीं है, लेकिन उनका क्या कसूर है अगर वो ऐसे हैं। और मतलब मैं ये सोच रही थी कि मतलब हालांकि मुझे पता है कि इस वजह से ऐसा होता है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि खुदा ने बनाया ही क्यों है उनको, मतलब उनके पीछे क्या मकसद है।
ऐसे लोगों को बनाने की जरूरत नहीं कि जो लोग उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन वही बात है कि ये अल्लाह ने तो सब इंसानों को बनाया, सब जानवरों को बनाया, तो हमारी पसंद नापसंद है कि हम उनको पसंद नहीं कर रहे और हम उनको ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं, ये हमारी बुरी बात है। माशरे में हर एक के लिए एक्सेप्टेंस टॉलरेंस होनी चाहिए और हर एक को वो मुकाम देना चाहिए। मतलब अगर वो मेहनती हैं, अगर वो डिजर्विंग है, तो उनको वो जॉब्स मिलनी चाहिए और उनको मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। हम में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम लोग इतने आदी हो चुके हैं कि हम हर एक का मजाक उड़ाते रहते हैं, उनकी कमियों को देखते हैं, उनकी खूबियों को नहीं देखते। और ये बहुत बुरी बात है किसी का दिल दुखाना। क्योंकि मेरी माँ हमेशा ये बात कहती थी कि बहुत बड़ा गुनाह है किसी इंसान का दिल दुखाना। इंसान को कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ हो। लेकिन ये कि हम लोग इतने आदी हो चुके हैं या हमें इतना पसंद है कि हम दूसरों को डिग्रेड करके, उनको नीचा दिखा के, उनको ह्यूमिलेट करके हमें अच्छा लगता है और हम पसंद करते हैं कि हम लोगों को ह्यूमिलेट करें, और बहुत बुरी बात है ये। मैं इस वीडियो में बस यही चाहती हूँ कि हम लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में मतलब थोड़ी सी एक्सेप्टेंस पैदा करें। और अगर हमें कोई नजर आता है, मतलब अगर मुझे इन फ्यूचर कोई, यानी कि मैंने वैसे कभी भी किसी के साथ कोई बुरी बात नहीं की, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब चाहे वो ट्रांसजेंडर वगैरह भी हो, तो कभी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये कि कभी ऐसी कोई बदतमीजी मैंने तो कभी किसी के साथ नहीं की। लेकिन अगर मुझे कभी अब इन फ्यूचर कोई ट्रांसजेंडर मिला तो मैं उससे बात करके और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखें, हो सके दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।